नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिसमें मैंने कवर किया था सीएनसी मशीन क्या होती है और उसके लाभ और हानियाँ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल या डीएनसी मशीन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एनसी मशीन, फिर देखा था सीएनसी मशीन, अब देख रहे हैं डीएनसी मशीन। ये क्या है? सारे एक प्रकार से अपने में सुधार हैं। जैसे पहले मैनुअली वर्क होता था, फिर एनसी मशीन आई, न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा। फिर उसमें और सुधार हुआ, सीएनसी मशीन आई, टेप रीडर को रिप्लेस किया। जैसे एनसी में टेप रीडर का यूज करते थे, लेकिन क्या है, टेप रीडर जल्दी खराब हो जाता था, इसलिए उसे रिप्लेस करके हम लोग वहाँ पे सीधे प्रोग्रामिंग ले आए। प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में कमांड दे देते हैं, जिससे हमारा जो कटिंग टूल है वो वर्क करने लगता था। तो अब क्या है, सीएनसी मशीन क्या है, एक मशीन के लिए पर्टिकुलर एक कंप्यूटर का यूज करना पड़ता था। तो जितनी मशीनें हैं हमारे वर्कशॉप में, हर मशीन के लिए एक प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर होना चाहिए, मिनी कंप्यूटर, जिसके माध्यम से हम लोग मशीन को ऑपरेट करते थे। और अलग अलग ऑपरेटर होता था। लेकिन अब इसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन आया कि एक साथ में कई मशीनें कैसे चल सकें। तो उसके लिए हम लोग एक डीएनसी सिस्टम ले आए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम ले आए, जिसमें क्या है, एक हमारा कंप्यूटर होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर का काम करता है। किस चीज़ का? सेंट्रल कंप्यूटर का काम करता है, जो एक साथ दो या दो से अधिक लगभग 100, 50, 80, 60, 70 इस तरीके से मशीनों को कंट्रोल कर सकता है एक समय में और एक साथ में। जिससे क्या हुआ कि हमारे जो वर्कर्स थे उनमें कमी आई। एक वर्कर 50 मशीन भी चला सकता है, 100 मशीन भी चला सकता है, और कंप्यूटर की क्षमता के अनुसार जितनी उसमें लग सकती हैं उतनी मशीनों को ऑपरेट कर सकता है केवल अकेला एक वर्कर। किस सिस्टम के माध्यम से? डीएनसी सिस्टम के माध्यम से। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि डीएनसी सिस्टम क्या है। तो डीएनसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली है। क्या है? जो डीएनसी है मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, जो भी पार्ट बनते हैं उनको तैयार करने वाली एक प्रणाली है, जिसमें कई मशीनों को प्रत्यक्ष कनेक्शन के माध्यम से एक ही समय में कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। क्या चीज? एक साथ कई मशीनों को हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा एक ही समय में ऑपरेट कर सकते हैं एक ऑपरेटर के द्वारा। ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एक कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी मशीनों को एक समय में ऑपरेट करते हैं। उसे हम लोग डीएनसी सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि डीएनसी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो डीएनसी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो 4 होते हैं। एक है सेंट्रल कंप्यूटर, दूसरा है बल्क मेमोरी, दूसरा क्या है? बल्क मेमोरी, तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, और चौथा जो हमारा है वो है मशीन टूल। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर हमारा जो डीएनसी सिस्टम बनता है वो किस तरीके से वर्क करता है उससे हम लोग देख लेते हैं। तो एनसी मशीन में हम लोग क्या करते थे कि पंच टेप या टेप रीडर की माध्यम से हम लोग जो कमांड्स देते थे उसके द्वारा हम लोग अपने मशीन टूल को चलाते थे। फिर एनसी के बाद में सीएनसी आई। सीएनसी में हम लोग एक मशीन के लिए पर्टिकुलर एक कंप्यूटर रखते हैं, मिनी कंप्यूटर रखते थे, और उसमें प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम लोग जो हमारी तरंगें होती थी, ठीक, इलेक्ट्रिकल पल्स के द्वारा हम लोग अपने टूल्स को चलाते थे। अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने एक कंप्यूटर और प्रोग्रामर का रिप्लेसमेंट किया या हटाया, तो उसकी जगह
हम एक ले आए सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साथ प्रोग्रामिंग दे देते हैं, एक साथ सारी कमांड्स दे देते हैं, जो भी ऑपरेशन हमें करने होते हैं, या फिर हमारे जो सेंट्रल मशीन कंप्यूटर से जिस जिस टाइप की मशीनें ऐड होती हैं, जैसे कोई ड्रिलिंग है, कोई बोरिंग मशीन है, कोई ब्रोचिंग मशीन है, कोई ग्राइंडिंग मशीन है, कोई फिनिशिंग मशीन है, कोई चैम्परिंग मशीन है, जो भी जितनी भी वर्कशॉप में मशीन्स होती हैं, या बोल सकते हैं जिन मशीन्स के माध्यम से हम लोग किसी वर्क पीस पर जितने भी ऑपरेशन करते हैं, उन सारी मशीन्स को एक कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। अब जिस जिस मशीन में जो जो ऑपरेशन होना है, उन सारे ऑपरेशंस की जो कमांड्स होती हैं, जी कोड एम कोड के माध्यम से हम लोग वो सारी कमांड्स उसकी जो मेमोरी होती है या उसका जो सिस्टम होता है, उसके अनुसार हम लोग उसमें फीड कर देते हैं और कंप्यूटर से मशीनों को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है, सारी मशीन्स अपना अपना कार्य समझ लेती हैं। इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में तरंगें जो जाती हैं कम्युनिकेशन लाइन से होकर, इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में सारी मशीन अपना अपना कार्य समझ लेती हैं और वो वर्क पीस पर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डीएनसी मशीन किस तरीके से वर्क करता है। तो जो हमारा सबसे पहली यूनिट है, ये है सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सारी मशीन्स को यहीं से चालित करते हैं या बंद करते हैं, तो इसे कंट्रोलर भी बोला जा सकता है। अब कंप्यूटर के साथ में हम लोग मिनी कंप्यूटर में क्या करते थे, जो मेमोरी हमारी लगती थी वो छोटे लेवल की होती थी, कि एक मशीन में जितना प्रोग्राम हम लोग करते थे वही आ जाए, स्टोर हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं है कि हम किस समय कितनी मशीन्स ऐड कर दें, कभी 10 की अगर और रिक्वायरमेंट हुई तो 10 और ले आए मशीन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बल्क मेमोरी लगा देते हैं। बल्क मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है, इसका जो स्टोरेज होता है ये इतना अधिक होता है कि एक साथ में 10, 20, 30, 40, 100 सभी मशीन्स के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो अपने अंदर संग्रहित कर लेती है एक समय में। और इस मेमोरी की इतनी क्षमता होती है कि अगर हम उन प्रोग्राम को इरेज ना करना चाहें और दूसरे प्रोग्राम की कमांड्स देना चाहें तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग फोल्डर बना देते हैं कि आज का जो वर्क हुआ ये हुआ तो इसका फोल्डर अलग कर दिया, दूसरा फोल्डर क्रिएट किया और उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए प्रोग्राम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, और आज का भी वर्क हो गया। तो ये लगभग 10, 20, 30 दिन का वर्क सारा अपने अंदर संग्रहित करके एक साथ रख सकती है, इतनी अधिक इसकी क्षमता होती है। अब हम लोग, ये कंप्यूटर हो गया जिसके माध्यम से कीबोर्ड के सहायता से हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइप करते हैं जो भी कोड हमें इसमें देने होते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, और ये उस प्रोग्राम के माध्यम से उसे समझ लेता है कि कौन कौन से मेरे पास इंस्ट्रक्शन आए हैं, हमें किस तरीके से वर्क करवाना है अपने मशीन टूल से। वो सारा डेटा कंप्यूटर अपने में एनालिसिस करके उसको स्टोर कर लेता है कि किस किस तरीके से गया। हम लोग क्या करते हैं, कोड के माध्यम से कोडिंग देते हैं कीबोर्ड से, अब वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट उसे कर लेता है प्रोग्रामिंग के माध्यम से। अब कंप्यूटर से ये कम्युनिकेशन लाइन्स आई होती हैं, कौन सी, कम्युनिकेशंस लाइन आई होती हैं। जैसे हम लोग पुराने समय में वायर वाला फ़ोन यूज करते थे, एक सीपीयू रिसीवर होता था, उसमें एक तार लगा रहता था, वो कान में लगाते थे, क्या वायर आता था, बात करने के लिए वायर का प्रयोग होता था। तो उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किया कि कंप्यूटर क्या है, बोलेगा, किस भाषा में बोलेगा, वो कंप्यूटर अपनी भाषा में बोलेगा प्रोग्रामिंग के माध्यम से। किससे बोलेगा, अपने मशीन टूल से बोलेगा कि मेरे पास ये वर्क आया है, मैं आपको ये वर्क बता रहा हूँ, आप इसे करके जो जिसने हमको वर्क दिया है उसे दे दीजिए। तो अपनी भाषा में जब कंप्यूटर बोलेगा तो बोलने के लिए उसे कुछ ना कुछ माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो वायरलेस माध्यम नहीं अभी संभव है, ना ही अभी लगभग होने वाला है।
लेकिन क्या है उसमें क्या कम्युनिकेशंस लाइंस आई होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग हर एक कंप्यूटर के पास में वायर पहुंचा देते हैं। मतलब सेंट्रल कंप्यूटर से हर एक मशीन टूल के पास में वायर पहुंचा देते हैं। अब जितने भी इंस्ट्रक्शन वायर के माध्यम से सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट इस टूल को देगा वो आसानी से इंस्ट्रक्शन टूल्स तक आ जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब क्या है इसमें जो ये तीसरा हो गया। जो चौथा कंपोनेंट है वो है मशीन टूल। ये क्या है? मशीन टूल है। ये मैंने क्या यहाँ पर मशीन नहीं बनाई, सीधे डायरेक्ट मशीन टूल बना दिया, क्योंकि सीधा टूल के पास में ही एक मिनी कंप्यूटर और एक पोस्ट प्रोसेसर लगा देते हैं जिसके माध्यम से हर एक टूल अपना वर्क सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट के इंस्ट्रक्शन द्वारा कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। अब देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अब क्या है जो भी हमारा प्रोग्रामर है, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है जो व्यक्ति, वो जो उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि हमें इस तरीके का पार्ट तैयार करके देना है, तो वो उसे एक ड्राइंग के माध्यम से या कोडिंग के माध्यम से पहले से तैयार कर लेता है। फिर जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है इसमें टाइप करता है कि हमें ये ऑपरेशन करने हैं और इस मशीन टूल द्वारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन सेंट्रल कंप्यूटर को टाइप करके दे देता है। अब सेंट्रल कंप्यूटर क्या करता है, उनको एनालिसिस करता है, सारे इंस्ट्रक्शन को एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे बदल देता है और मेमोरी में सेव करता चला जाता है एक के बाद एक के बाद एक। अब जैसे ही हम लोग सेंट्रल कंप्यूटर से सारे टूल्स को स्टार्ट करते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं इन कम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से टूल्स तक पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे टूल्स वर्क करने लगते हैं। अब क्या है ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या है कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी जॉब में, मान लीजिए ये क्या है, ये वाला जो टूल लगा हुआ है ये बोरिंग का टूल है, ठीक है। ऐसा होता नहीं, मान लीजिए मान रहे हैं ये बोरिंग का है, ये मान लीजिए ग्राइंडिंग का है और ये मान लीजिए चैम्फरिंग का है और ये टूल मान लीजिए ब्रोच टूल है, ब्रोच टूल है। अब क्या है हमें कोई जॉब मिली जिसमें हमें सिर्फ बोरिंग करनी है, तो अब जब हम यहाँ से मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये सारी मशीन्स को एक साथ चालू कर देगा, सारे टूल्स को चालू कर देगा। तो अब जब हमें यहाँ पर ग्राइंडिंग, चैम्फरिंग और ब्रोचिंग चाहिए ही नहीं तो ये बेफालतू में चलेंगी, जिससे क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होगी वो भी लॉस होगी और हमारा जो मशीन का टूल है वो भी जल्दी खराब होगा या टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक मिनी कंप्यूटर लगा देते हैं, मिनी कंप्यूटर लगा देते हैं, जिसके माध्यम से मिनी कंप्यूटर के माध्यम से क्या होता है, अगर हमें यहाँ तक ही क्या जो हमारे इंस्ट्रक्शन है यहाँ तक ही चाहिए तो आगे की लाइंस को कट कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं उस टूल को। यहाँ तक इंस्ट्रक्शन आया, यहाँ से बंद हो गया। यहाँ पे भी मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर लगा होता है, तो इस तक इंस्ट्रक्शन जाने ही नहीं देते हैं। अब क्या है कि हमारा जो सेंट्रल कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पल्स को टूल को कैसे समझाना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, पोस्ट प्रोसेसर लगाते हैं। ये एक यूनिट लगा देते हैं पोस्ट प्रोसेसर की। किसकी यूनिट लगा देते हैं, पोस्ट प्रोसेसर की, जो क्या करता है सारे इंस्ट्रक्शंस को समझता है और हमारे टूल को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुसार कार्य करवाना स्टार्ट कर देता है। अब जो हमारा ये मिनी कंप्यूटर है ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सही हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार तैयार हो रहा है ये नहीं तैयार हो रहा है, वो भी गणनाएं मिनी कंप्यूटर ही यहाँ पर कर लेता है। ये
इसकी वर्किंग हो गई। इस तरीके से हमारा डीएनसी कंट्रोल होता है या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, वो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग एक बार जल्दी से दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल कंप्यूटर, बल्क मेमोरी, टेलीकॉमिक कम्युनिकेशन लाइंस और मशीन टूल होता है। अब प्रोग्रामर द्वारा क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इसको सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट को, जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपनी लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेता है, किसमें? बल्क मेमोरी में। अब जैसे ही हम लोग सेंट्रल कंप्यूटर से सारे यूनिट्स को स्टार्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन लाइंस द्वारा वो सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में सारे टूल्स के पास पहुंचते जाते हैं। अब इन टूल के पास मिनी कंप्यूटर और पोस्ट प्रोसेसर लगा होता है। अब जो हमारा पोस्ट प्रोसेसर होता है वो जो इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको पढ़ता है और हमारे टूल को कार्य के लिए अग्रसर कर देता है। अब जैसे ही हमारा टूल फाइनल तैयार हो जाता है तो वो सही बना है या नहीं बना है वो मिनी कंप्यूटर उसकी जांच कर लेता है। अब क्या है, अगर मान लीजिए हमें कोई एक ऐसा प्रोसेस करना है जिसमें सिर्फ हमें एक टूल को ही चलाना है और सारे टूल बंद करने हैं, तो उसके लिए हर एक टूल के ऊपर हम लोग मिनी कंप्यूटर लगा देते हैं, जिसके माध्यम से हम जिस टूल को स्टार्ट करना होता है वही मिनी कंप्यूटर के माध्यम से उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया डीएनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल का सिस्टम हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं डीएनसी के लाभ और डीएनसी की हानियां। तो अब हम लोग देख लेते हैं डीएनसी मशीन की हानियां और डीएनसी मशीन के लाभ। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है। डीएनसी मशीन जो हमारी है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? इसमें पहला है बिहाइंड द टेप रीडर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीटीआर सिस्टम, और जो हमारा दूसरा है वो है स्पेशलाइज्ड एमसीयू या फिर इसे मशीन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है। जो मशीन को कंट्रोल करे उसी को हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो उसके आधार पर एक हमारी डीएनसी मशीन तैयार की गई कि कुछ उसमें अलग सिस्टम कर दिया गया, कि उसका जो वर्क करने का तरीका है वो कुछ अलग कर दिया गया, जो उसकी कंट्रोलिंग है वो कुछ दूसरे तरीके से कर दी गई। तो उसके आधार पर हम लोग डीएनसी मशीन को विभाजित कर देते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस में इनका पूरा फुल डिटेल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि डीएनसी मशीन सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डीएनसी के लाभ और हानियां। तो सबसे पहला जो लाभ है वो क्या है, इसमें टेप रीडर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। एनसी मशीन में क्या करते थे, हम लोग टेप रीडर को यूज करते थे जो कि आसानी से टूट जाता था, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते थे कुछ इस प्रकार से। जैसे ही हम लोग इंस्ट्रक्शन देते थे वो जब एक साथ में अत्यधिक कार्य करता रहता था लगातार, तो उसके जो छिद्र होते हैं वो टूटने लगते हैं या फट जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो टेप रीडर है वो पूरा खराब हो जाता था। कभी कभी प्रोसेस भी सारे खराब हो जाते थे। तो डीएनसी मशीन आ जाने से, बल्कि सीएनसी मशीन आ जाने से ही टेप रीडर का यूज हट गया था, लेकिन इसमें भी हम लोग टेप रीडर का यूज नहीं करते हैं। एक लाभ ये हो गया। दूसरा है एक साथ कई मशीनों को चला सकते हैं। सीएनसी मशीन में हम लोग क्या करते थे कि एक कंप्यूटर के साथ में एक मशीन को ऐड करते थे, लेकिन डीएनसी सिस्टम के आ जाने से एक साथ में हम लोग 10, 20, 100 मशीन्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट के द्वारा लगाकर कुछ इस तरीके से आसानी से चला सकते हैं। तो इसमें एक साथ कई मशीनें ऐड हो जाती हैं। एक ये लाभ हो गया। अगला लाभ क्या है इसका, इसकी मेमोरी में अत्यधिक डाटा एकत्र कर सकते हैं। वो चीज मैंने पहले ही बताई थी कि इसकी जो मेमोरी होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इतनी अधिक होती है कि हम लोग क्या करें, एक साथ 100 मशीन्स के सारे इंस्ट्रक्शन को आज दे दें और सारा वर्क फिनिश करके फिर क्या करें, अगर अगले दिन भी इंस्ट्रक्शन बिना इरेज के ही देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग डे बाई डे डिवाइड करके उन्हें फोल्डर बना दें और उनको अगर स्टोर करके रखना चाहें लंबे समय तक तो उन्हें आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टोरेज होता है या इसकी जो फिलिंग कैपेसिटी होती है वो अत्यधिक होती है। अब हम लोग देख लेते हैं डीएनसी मशीन की हानियां। तो डीएनसी मशीन की भाई कोई भी चीज़ आती है अगर उसके लाभ होते हैं तो कुछ ना कुछ हानियां जरूर होती हैं। जैसे मैनुअली वर्क होता था उसकी हानियां हुई तो उसके लिए एनसी आ गई।
एनसी की कुछ हानियाँ हुई, टेप रीडर वगैरह खराब होने लगा तो सीएनसी आ गई। अब सीएनसी में अत्यधिक कंप्यूटर का यूज करना पड़ता था, अत्यधिक वर्कर का यूज करना पड़ता था, तो डीएनसी आ गई। अब क्या, डीएनसी मशीन की भी जो खराबियाँ होंगी, इनके आगे वीएमसी आएगी, एमसी आएगी, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों के सिलेबस में डीएनसी सिस्टम तक ही दिया गया है। तो जो इसकी हानियाँ हैं वो देख लेते हैं। जो पहली हानि है वो है, अगर सेंट्रल कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो सारी मशीन एक साथ बंद हो जाती है। भाई ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सारी मशीन्स के लिए एक ही कंप्यूटर का यूज किया गया है, सेंट्रल कंप्यूटर का। अब जब मेन हेड ही काम करना बंद कर देगा तो उसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो कहाँ से कार्य करेंगे। तो वही चीज हुई कि अगर हमारा मेन कंप्यूटर ही कार्य करना बंद कर देगा तो उसके नीचे जो कंप्यूटर या मशीन टूल लगे हुए वो किस प्रकार से वर्क करेंगे, या करेंगे ही नहीं। अब घर का अगर मीटर खराब हो जाए तो घर में जितने भी बल्ब हैं एक भी बल्ब नहीं जलेंगे, चाहे वो आप जितने नए लगा दो। तो उसी तरीके से यहाँ अगर हमारा सेंट्रल कंप्यूटर बंद, तो हमारी सारी जो प्रोसेस हो रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है, और जितने भी मशीन टूल हैं वो सारे के सारे एक साथ बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ा इसका एक ये क्या है, हानि है। दूसरी हानि क्या है, ये अत्यधिक महंगा होता है। अब भाई क्या है, इसमें सेंट्रल कंप्यूटर और हैवी बल्क मेमोरी का यूज कर रहे हैं, जिसकी स्टोरेज या फिलिंग कैपेसिटी अत्यधिक होती है, तो क्या है वो भाई महंगी भी आएगी। और महंगी आएगी, इसका मेंटेनेंस जो होता है वो भी महंगा होता है। क्यों महंगा होता है, क्योंकि सब में एक एक मिनी कंप्यूटर है और सब में एक एक पोस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, और सेंट्रल में ये सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट लगी हुई है, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है वो भी अत्यधिक आती है। तो आप लोग ये सारे टॉपिक्स समझ गए होंगे अच्छे से, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकती हैं। अगर आप लोगों की बुक की पीडीएफ्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को, जो कि टेलीग्राम पर है डिसेंट स्टडी क्लासेस के नाम से, डिसेंट स्टडी क्लासेस के नाम से है, आप लोग जैसे ही टेलीग्राम पर जाएंगे और डिसेंट स्टडी क्लासेस टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको ऊपर दिख जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और वीडियोस भी मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।